Okay, hello everyone. This is class number 3 exactly. ठीक है? For current economic affairs, and we are continuing with these topics. There are few topics which we have to complete. Yes. No issues. For the first time जब इस पे आया था press any key for the purpose of stopping, तो हम इस पे any ढूंढ रहे थे, मिला नहीं था मेरे को. क्या है? करंट इकोनॉमिक अफेयर में देयर फ्यू मोर न्यूज जिसको हम लोग कवर करना जरूरी है, जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं आज की क्लास में. इसमें से पहली न्यूज है ये, आप देख सकते हो, पार्लियामेंट पासेस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021. अब ये लॉ कॉमर्स फील्ड में कितना इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को इस तरह समझिए कि जब आप फर्दर स्टडीज करोगे, जब आप फर्दर लेवल्स पे जाओगे अपने स्टडीज के, ठीक है, जैसे कि कोई सीएस एग्जीक्यूटिव में जाएगा, कोई सीएस फाइनल में जाएगा, कोई और कोर्स करेगा, कुछ भी करोगे कॉमर्शियल फील्ड में, इनफैक्ट अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हो, वहां पे वर्क करते हो, ये पर्टिकुलर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. ये 2016 में एग्जिस्टेंस में ही आया है. अब कोई मेरे को बताएगा कि 2016 में क्या ऐसा हुआ कि इस एक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई? किसी को इवेंट याद आ रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं भागा था, विजय माल्या भागा था. उसके बाद रियलाइज हुआ था कि वी नीड अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ ऑन बैंकरप्सी, क्योंकि बैंक्स में बहुत ज्यादा डिफॉल्ट होते थे और देयर वाज नो मेथड ऑफ रिकवरी. तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को लाया गया था और 2016. इट्स अ वेरी लेटेस्ट लॉ. और कमर्शियल फील्ड में चाहे आप बीकॉम करो, एमकॉम करो, लॉ कमर्शियल लॉज में जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है. ठीक है, तो इसी में एक अमेंडमेंट आया है नया इसी साल. तो जो लॉ इतना इंपॉर्टेंट है उसका अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है. इनफैक्ट एंट्रेंस एग्जाम्स या जहां पे भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं वहां पे यहां से क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं 2016 वाले लॉ के रिकॉर्ड में. तो अभी वी आर एक्सपेक्टिंग कि अमेंडमेंट पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है. बहुत पुराना अमेंडमेंट नहीं है, अगस्त 3, 2021 को ये इंप्लीमेंट हुआ है. अर्लियर द बिल वाज पास बाय द लोकसभा. खैर ये सब कहानी की बात है आपको, हालांकि जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर में कभी पढ़ोगे तो यहां जानोगे कि अ बिल इज पास बाय लोकसभा, देन इट इज सेंट टू अ लोअर हाउस, अपर हाउस, जहां पे दैट इज द राज्यसभा. जब राज्यसभा से पास होता है देन प्रेसिडेंट उसको एसेंट देते हैं. जब प्रेसिडेंट उसको एसेंट देते हैं तब वो बिल लॉ बनता है. इसको किसने प्रेजेंट किया था? यूनियन कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. कई बार आपसे कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर पूछता हो, आप कहते हो वो तो फाइनेंस मिनिस्टर है, ऐसे गलत हो जाता है. इसीलिए याद रखना है यूनियन कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर कौन? निर्मला सीतारमन. ठीक है, उसके बाद द बिल रिप्लेस द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021. ऑर्डिनेंस क्या होता है? बेसिकली जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, लॉ लाना होता है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑर्डिनेंस पास करती है गवर्नमेंट, जिसको पास करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. ठीक है, ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट. उसकी इफेक्टिवनेस कितने दिन तक रहती है? जब तक अगला पार्लियामेंट सेशन ना आ जाए. अगला पार्लियामेंट सेशन आते ही उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है. तो फिर पार्लियामेंट में उस पर नया लॉ पास करवाना पड़ता है. समझ में आ रहा है? तो ये ऑर्डिनेंस ऐसे काम किया था. एक सेकेंड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा? एक तो आपको यूनियन मिनिस्टर का नाम दिख रहा है, निर्मला सीतारमन, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन. इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है फ्रॉम दिस पोर्शन? एक सेकेंड मेरे को देना, पीडीएफ एडजस्ट कर लें. और क्या पूछा जा सकता है फ्रॉम दिस पोर्शन? तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि फॉर सम रीजन दिस पेंसिल इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आएगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से, या क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ फॉर द रिकवरी ऑफ लोन पर्पस न्यू अमेंडमेंट्स हैज बीन मेड. बट अभी भी ये इनकम्प्लीट नॉलेज है. कंप्लीट नॉलेज कब होगी? जब आप ये जानोगे वो अमेंडमेंट था क्या, तब आपके पास कंप्लीट नॉलेज आएगी और क्वेश्चन फ्रेम करने का सही क्राइटेरिया मिलेगा. वो अमेंडमेंट था क्या? ध्यान से देखो. द लेटेस्ट अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड will introduce an alternative insolvency resolution process. आप समझो, एक आदमी जब बैंक करप्ट हो जाता है तो उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है. इंसॉल्वेंट होने के बाद क्या होता है? उसकी प्रॉपर्टीज को सेल ऑफ किया जाता है. डिसोल्यूशन उसमें आपने पढ़ा होगा. ठीक है, तो एक अल्टरनेटिव इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बनाया गया है. पहले जो मेथड था उसका एक अल्टरनेट मेथड. अब पहले मेथड का अल्टरनेट मेथड क्यों बनेगा? पुराने मेथड को कभी भी क्यों चेंज किया जाता है?
क्योंकि नया मेथड ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा इफिशियंट होता है, ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अभी इससे ज्यादा डिटेल यू डोंट नीड टू नो एट दिस लेवल। आप बस अपना कॉमन सेंस लगाओ, न्यूज की इंपॉर्टेंस समझो। फॉर द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और जैसे ही आपको ये नाम दिख गया, हमने कहा ना कि एकदम इंपॉर्टेंट हो गया, ये एकदम इंपॉर्टेंट हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि एमएसएमई पे टिक मार दोगे हर बार। क्वेश्चन पढ़ना, देखना क्या सही है क्या गलत है, मगर एमएसएमई से रिलेटेड है ना का मतलब है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो एमएसएमई के लिए एक अल्टरनेटिव इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस आया है। अब आप सोचो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ देयर इज एन अल्टरनेटिव इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हैज बीन मेड। ऑप्शन 4 रहेंगे, आपका सही आंसर क्या होगा? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। क्लियर है? अगर अमेंडमेंट ईयर पूछ लिया तो अमेंडमेंट ईयर 2021। क्लियर है ना? इसमें क्या कहा गया? द कोर्ट विल इंट्रोड्यूस टाइम बाउंड प्रोसेस टू रिजॉल्व द इश्यू ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब सोचो, मेरा पैसा कंपनी में एज अ क्रेडिटर फंसा हुआ है। जब इंसॉल्वेंट हो गई कंपनी, मेरा पैसा वापस नहीं कर पा रही, दैट मींस दे आर इंसॉल्वेंट, दे हैव टू रिटर्न बैक द मनी ना। अब वो कितने दिन में वापस करेंगे? कितना लंबा प्रोसेस चलेगा? 10 साल का प्रोसेस चलेगा। तो बीइंग अ क्रेडिटर, मेरा पैसा तो मार्केट में फंसा हुआ है ना। ठीक है सर, आई हैव अ डाउट आउट ऑफ द कोर्स। जतिन देखो, ऐसे क्वेश्चन से आप बहुत पॉलिटिकल हो जाएंगे। आई डू नॉट वांट टू एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द क्लास इटसेल्फ। ठीक है, बट अगर तुमने पूछा है तो आफ्टर द क्लास आई विल एड्रेस दिस क्वेश्चन। अगेन आई विल जस्ट कीप माय पॉइंट ऑफ व्यू, नथिंग एल्स। ठीक है, बिकॉज अगेन जैसे ही हम कुछ बोलेंगे, देयर विल बी सम बीजेपी पर्सन, देयर विल बी सम कांग्रेस पर्सन, और उसमें क्या हो जाएगा कि सर तो भक्त है, सर तो धर्मचे हैं, एंड आई डू नॉट वांट टू फॉल इनटू दैट डिस्कशन। ठीक है, आई बिलोंग टू अ लीगल फील्ड एंड आई विल टॉक अबाउट द लीगल ग्राउंड। जहां पे कुछ गलत हुआ, कुछ सही हुआ है, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे आफ्टर द क्लास। ठीक है, तो ये एक टाइम बाउंड प्रोसेस बनाया गया है टू डिसॉल्व द इश्यू ऑफ इंसॉल्वेंसी। कितने दिन में? 330 दिन में। अगर आप किसी कंपनी के सिक्योर्ड क्रेडिटर हो, कंपनी पैसा वापस नहीं कर पा रही है, कितने दिन में डिसॉल्व हो जाएगा पूरा मैटर? 330 दिन में। 1 साल में पैसा या तो वापस या तो डूब गया। आप लेके 50 साल उस केस को नहीं चलोगे। क्लियर है? इसके बाद लेट्स सी दी अदर इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इट इज अ काइंड ऑफ न्यूज जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर्सनली कि एक क्वेश्चन तो जरूर आना चाहिए। दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूज जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन गारंटी है आना चाहिए, एंड दैट क्वेश्चन इज दिस। नॉर्मली नहीं पूछता यार, देखो ये बहुत ज्यादा डिटेल, टू मच डिटेल हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात है ना कि देखो, try to understand the purpose of current affair. The purpose of current affair is that whether you are updated with the current news or not. It is not asked to check your memory कि आपको exact date और चीज याद है कि नहीं है. In fact, when you will solve number of questions, when you will solve MCQs, you will realize that ठीक है, बनाने के लिए तो विराट और अनुष्का की बेटी का नाम क्या, उस पर भी क्वेश्चन आ गया है, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। रिसेंटली खेला होबो, हरियाणा का पेपर था कांस्टेबल या किसी चीज का, उसमें आ गया द टर्म खेला होबो इज ऑफ विच स्टेट, इज रीजन फ्रॉम द विच स्टेट। ये क्वेश्चन होता है, खेला होबो कहां से आया है। आप सोचिए किसने बोला है खेला होबो, मतलब क्या बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया, कार्ल मार्क्स ने बोल दिया कि याद किया जाए, बट अब पूछने वाले पूछ लेते हैं। तो अब हर चीज आप इस तरह के प्रिपेयर करने बैठ जाओगे तो फिर आप अपना स्टैंडर्ड लोअर कर रहे हो। आपको स्टैंडर्ड, अब किस दिन पास हुआ है, उस समय कितना टाइम हो रहा था, वहां टेबल पे हाथ पटक रहे थे कि टेबल को ही पटक रहे थे, फिर पार्लियामेंट में तो सब होता है, तो इतनी सारी चीजें आप नहीं याद कर सकते हो। तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दी मेन एक विंडो कि 2021 अगस्त के आसपास में हुआ है, दैट इज गुड इनफ। ठीक है, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस न्यूज को आपको मंथ के साथ याद रखना पड़ेगा, जुलाई। ठीक है, 22 को जुलाई को ये हुआ था। मास्टर कार्ड पे ये बैन लगा दिया गया कि दे कैन नॉट इशू न्यू कार्ड टू देयर कस्टमर। कितने लोग एटीएम रखे हो अभी इस साथ? बड़े पुराने जमाने के लोग यार, हम तो एटीएम कार्ड नहीं रखे। मेरे लिटरली मेरे वॉलेट में एटीएम कार्ड नहीं है। मेरा ये मानना है जहां पे एटीएम निकालना पड़ जाए वहां पे हम कुछ सामान ही नहीं खरीदेंगे, ट्रांजेक्शन ही नहीं करेंगे। क्या है, नहीं बनवाए तो हम भी हैं, घर पे तो मेरे भी रखा हुआ है। आई डू नॉट कैरी एटीएम कार्ड एनी मोर। मतलब यूपीआई तो चालू हो गया ना, अब भाई मैं कैरी थोड़ी ना कर रहे कहीं पे यार। खैर, माय पॉइंट इज दैट
कि एटीएम कार्ड में 3 तरह के नाम लिखे रहते हैं। कौन कौन से? एक वीजा होता है, एक मास्टर कार्ड होता है, एक और रुपए। ठीक है, RUPAY। उसमें से मास्टर कार्ड पे बैन लगा दिया गया है कि मास्टर कार्ड नए कस्टमर्स को अब कार्ड इशू नहीं करेगा। जिसके पास मास्टर कार्ड वाला कार्ड है, आप लोगों को बजाते हो कि बैंक नया कार्ड इशू करता है, इसमें मास्टर कार्ड लिखा है, डाउट करना है कि बैंक वाला में से वो बैंक की हरकत नहीं किसी और की है। वो फिर आप उसको चालू करोगे और उसके बाद आप खुद चालू हो जाओगे। ठीक है, सो मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक, इस कंपनी का नाम भी क्या है? एशिया पैसिफिक PET लिमिटेड। ठीक है, इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है, RBI ने बैन लगाया। किसने बैन लगाया है? RBI ने। ठीक है, नेम होगा उतना थोड़ी हम डिटेल पता करेंगे कि नाम ऐसा क्यों रखा गया। ठीक है, एनीवेज इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? लेट मी कवर वन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। लेट मी सी। इस एक्ट के अंडर में बैन लगाया गया है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। यह भी याद रखना जरूरी है। इस एक्ट के अंडर में बैन लगाया गया। बैन इंप्लीमेंट किसमें किया गया है? PSS एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। मेरे को एक चीज और इंफॉर्मेशन दिखाने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो दिख नहीं रहा है। PSS, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये देखो, ये वाली न्यूज क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टेकन द सिमिलर एक्शंस अगेंस्ट डाइनर क्लब इंटरनेशनल एंड अमेरिकन एक्सप्रेस। इसमें से अमेरिकन एक्सप्रेस इज अ बिग नेम, छोटा नाम नहीं है। एंड इवन बैन ऑन दीज पर्टिकुलर कंपनीज वाज आल्सो इम्पोज्ड दिस ईयर इटसेल्फ। तो ये इसी पूरे टाइम जोन में जो आपके एग्जाम में आने वाला है। क्यों बैन किया? बिकॉज वो लोग प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे। इसमें लिखा हुआ है रीजन। ठीक है, रिपोर्ट कंप्लायंस जो थी, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था पूरा। यहां लिखा था RBI इन इट्स सर्कुलर ऑन स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डाटा on April 6, 2018 has directed all the system providers to ensure that entire data relating to payment system is stored only in India within 6 months of the time period। ठीक है, इसमें कहा गया था जो भी डाटा वो इंडिया में ही आप स्टोर करके रखिए, इंडिया के बाहर कोई डाटा स्टोर नहीं होगा, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दी डाटा। ठीक है, द सिस्टम प्रोवाइडर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट कंप्लायंस टू द सेंट्रल बैंक। RBI को के पास अपना कंप्लायंस भेजना था कि इस पर्टिकुलर नियम का इन्होंने कंप्लायंस किया है, एंड दे फेल टू कंप्लाई विद दिस रूल। ठीक है, क्लियर है? इनफैक्ट यूएस की जो अपने एक है ना कॉमर्स चैम्बर, वैसे यूएस की जो कॉमर्स चैम्बर है वो इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी की है। उन्होंने कहा है कि राइट टू बिजनेस पे ये बहुत बड़ा एक तरह का अटैक है। उनका कहना है कि भाई हम तो अपने, मेरी यहाँ कंपनी, हम तो अपने मंगवाएंगे इंफॉर्मेशन, और इंडिया कहना है कि इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन जानी नहीं चाहिए। सो इसी में कॉन्फ्लिक्ट में हुआ है। ठीक है, दो हम लोग इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं टेलीविजन से कि इस तरह के बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि ये छोटा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आप एक कमर्शियल वर्ल्ड में जी रहे हो जहां पे यूएस की इकोनॉमी से आप डायरेक्ट टक्कर देने की बात आप कर रहे हो, तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। बट अगेन इसको कौन कवर करेगा? इससे टीआरपी थोड़ी ना आएगी। तो ये न्यूज़ेस टीवी पे नहीं दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी न्यूज को खोजने के लिए आपको थोड़ा सा अपने तरफ से भी रिसर्च करना पड़ता है। ये एक अमेरिकन कंपनी है और बाकी इंफॉर्मेशन यहां पे है। नाउ लेट्स कवर द थर्ड एंड वन ऑफ माय फेवरेट न्यूज, क्रिप्टो करेंसी बिल। क्रिप्टो करेंसी बिल क्या है? क्रिप्टो करेंसी बिल पहले हम बता देते हैं। इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड हम देते हैं आपको। 2018 में इंडिया ने एब्सोल्यूट बैन, ठीक है, एब्सोल्यूट बैन लगा दिया था क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग पे। अब आप समझो बात को, ट्रेडिंग कहां होती है? कोई भी चीज खरीदते या बेचते कहां पे हो? मार्केट में। दैट मींस जितने भी सिक्योरिटी एक्सचेंजेस थे जो क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे थे उन पे बैन लग गया। उन पे बैन लगने के बाद क्या हुआ? नाउ जो फॉरेन की क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस हैं वो तो ऑपरेट कर रहे हैं। तो इंडिया ने क्या किया? जितने भी उनके सर्वर थे उस पर बैन लगा दिया। बट यार इंटरनेट पे आप रोक नहीं लगा सकते, इंटरनेट पे कुछ भी प्रोहिबिटेड नहीं है। द रियलिटी इज दैट इररिस्पेक्टिव आप कितना ट्राई करो, आप पबजी को बैन करो, आप टिकटॉक को बैन करो, आप कुछ भी बैन करो, एवरीथिंग कैन बी एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। उसका तरीका क्या है? वीपीएन। वी ऑल नो थ्रू अ वीपीएन, थ्रू अ गुड वीपीएन आप एक्सेस कर सकते हो टू अ इंटरनेट एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल उसको उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बैन लगा दिया है।
सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, जैसे टेररिज्म के एक्ट हैं, ठीक है, या और भी कुछ ऐसे एक्ट हैं जो कि बड़े इंडिसेंट हैं, तो उस पे पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बैन लगाया हुआ है, तो वो नहीं मिलता है बस। उसके अलावा जैसे क्रिप्टो करेंसी है, कुछ कंट्रियां करती, कुछ नहीं करती है, जो कंट्रियां करती हैं उनकी वीपीएन पे जाके आप एक्सेस कर सकते हो। अब यहां पे सीन क्या हुआ, पेमेंट की बात आई, बैंक्स पे तो बैन लग गया कि बैंक्स नहीं ले सकते हैं पेमेंट क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग के लिए, तो पेमेंट कहां से आएगी, वहां पे एक कॉन्सेप्ट निकाला गया P2B पेमेंट, पीयर टू पीयर पेमेंट। इंडिया के ही इंजीनियर्स थे जिन्होंने ये आइडिया निकाला, उन्होंने क्या कहा कि लेट्स से अगर मेरे को क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है, हम क्या कैसे ट्रेड करेंगे, हमको चाहिए डॉलर, क्योंकि हम इंटरनेशनल वेबसाइट पे जाकर ट्रेड कर रहे हैं, और डॉलर कैसे खरीदेंगे, हम अब डॉलर मार्केट से नहीं खरीदेंगे, जिसके पास पहले से डॉलर रखा हुआ है हम उससे खरीदेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो किसी के पास 70 रुपीज 75 रुपीज का डॉलर चल रहा है, किसी के पास बहुत सारा डॉलर रखा हुआ है, 500 डॉलर रखे हुए हैं, वो आपको कहेगा कि भैया हमसे तुम 76 में खरीद लो, ₹1 का उसका बेनिफिट हो गया एक्सचेंज का, और आपके हाथ में डॉलर आ गया क्रिप्टो खरीदने के लिए। तो यहां पे रियलाइज ये किया गया कि यार ये बैन बहुत सक्सेसफुल था नहीं, 2 साल इस पे सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला, और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना इज अ वैलिड बिजनेस एंड इट कम्स अंडर दी फंडामेंटल राइट टू डू अ बिजनेस। आर्टिकल 19 में हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम टू डू अ बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन ऑफ आवर चॉइस विच इज लॉफुल, वो भी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैलिड डिक्लेयर कर दिया, और वैसे भी मार्केट में इसको रोक नहीं पा रहे थे ये लोग, इन्होंने क्या कहा इस बार, इन्होंने कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी बिल लेकर आएंगे। नाउ व्हाई क्रिप्टो करेंसी बिल इज इंपॉर्टेंट, क्रिप्टो करेंसी से एक क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में जरूर आएगा, क्रिप्टो करेंसी प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लस ब्लॉकचेन, ठीक है, ब्लॉकचेन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो आने वाले समय में फ्यूचर है, मतलब है, बैंक्स इस पे शिफ्ट हो रहे हैं। पेपैल एक पर्टिकुलर गेटवे चैनल है जिससे पेमेंट होता है, आपने नाम सुना होगा, ये इस समय फॉलो कर रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विल इवेंचुअली रिप्लेस एनी अदर मेथड ऑफ पेमेंट वेरी सून, मतलब होगा 5 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, बट डेफिनेटली इट विल रिप्लेस दी नॉर्मल मेथड ऑफ पेमेंट। अब कहानी क्या है, अनलाइक दी कंट्रीज लाइक चाइना जो इस पे पूरे अभी भी बैन लगाए रहे हैं, इंडिया ने कहा कि हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, there are few cryptocurrencies which have some kind of a utilization in the blockchain, हम उसको वैलिड कहेंगे। and then there are few cryptocurrencies which are the simply a ponzi scheme, ponzi मतलब होता है फेक, या फिर आप कह सकते हो स्पेक्युलेटिव स्कीम, जिसमें इसे डॉजी कॉइन है। अब डॉज कॉइन हैव नो पर्पस अदर देन दैट कि उसके पीछे एलन मस्क खड़ा है सपोर्ट करते हुए, इट हैज एब्सोल्युटली नो पर्पस, ठीक है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका कोई पर्पसफुल बना दे उसको, बट एज इफ नाउ देयर इज नो पर्पस। इस तरह के स्पेक्युलेटिव कॉइन को जहां पे कभी भी पैसा बढ़ जाता है, एक ट्वीट आया पैसा बढ़ गया, ठीक है, एक नेगेटिव ट्वीट आया पैसा घट गया, इस तरह के कॉइन्स को ये लोग प्रोहिबिट करेंगे। और जो कॉइन्स के यूजर्स हैं, जैसे कि बिटकॉइन इटसेल्फ हैज अ वेरी लार्ज यूज केस, ठीक है, इथेरियम है और भी कई सारे हैं, इनको ये लोग एक डिजिटल एसेट्स में रिकॉग्नाइज करेंगे, और डिजिटल एसेट्स होते ही उस पे इनकम टैक्स प्रॉपर लगने लगेगा, ठीक है। तो अभी ये बिल को प्रेजेंट किया गया, बट बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल अभी इस पे डिस्कशन हो नहीं पाया है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन होगा इस ईयर में ही, ठीक है, या नेक्स्ट ईयर में जो बजट वाला सेशन होगा वहां पे इस पे डिस्कशन होगी, एंड मे बी इसको पास कर दिया जाए। तो जैसे ही ये पास होगा, इट विल बी अ बिग लॉ इन द वर्ल्ड। अभी तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक कंट्री ने बिटकॉइन को अडॉप्ट किया है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। किस कंट्री ने अडॉप्ट किया, कोई बता पाएगा? विच कंट्री हैज अडॉप्टेड द बिटकॉइन इन इट्स फुल कैपेसिटी? एल सेल्वाडोर, ठीक है, सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर, ये एक अफ्रीकन कंट्रीज है जिन्होंने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर अडॉप्ट कर लिया है। एल सेल्वाडोर, एस एल डोर, ठीक है, एल सेल्वाडोर, ठीक है, दे हैव अडॉप्टेड द बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। तो ये छोटी सी कंट्री है, इसके अडॉप्शन से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है मार्केट में, बट इवेंचुअली बड़ी बड़ी कंट्रीज भी अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो रही है। इन्होंने लीगल टेंडर अडॉप्ट किया है, वी आर अडॉप्टिंग इट एज अ एसेट।
समझ में आ रहा है? वी आर नॉट अडॉप्टिंग इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वी आर अडॉप्टिंग इट एज अ एसेट। क्लियर है? तो आई होप ये आपको क्लियर होगा पूरा क्रिप्टो करेंसी बिल। काफी बड़ा चौड़ा पैराग्राफ है और इसलिए हमने काफी डिटेल इंफॉर्मेशन दी है इस पे। ब्लॉकचेन क्या होता है किसी को पता है? अगेन आई डोंट बिलीव कि ब्लॉकचेन से क्वेश्चन आएगा, बट ब्लॉकचेन होता क्या है पता है? ठीक है, टू प्रोहिबिट ऑल दी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, अलाउ सर्टेन एक्सेप्शंस टू प्रमोट अंडरलाइन टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सिर्फ उन्हीं को ये लोग। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे ऐसे कॉइन आते रहते हैं जो 500-600% बढ़ते हैं और फिर 1000% नीचे गिर जाते हैं, लोगों का पैसा लेकर डुबा देते हैं पूरा। इट इज एब्सोल्यूट। इतनी बड़ी कहानी क्यों सुनाए हैं हम? 2020 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इट्स एब्सोल्युटली लीगल, इट्स अ लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस। देखो प्रॉब्लम क्या है क्रिप्टो करेंसी में? दो प्रॉब्लम है। वन, इसका डिस्क्लोजर नहीं है, कोई रूल ही नहीं है डिस्क्लोजर का। यू कैन सिंपली ट्रांसफर द ब्लैक मनी इनटू अ क्रिप्टो करेंसी चैनल। ठीक है, लेट्स से मतलब अगेन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जांपल हम समझा रहे हैं, हालांकि एक एग्जाम में नहीं आएगा बट आप लोग समझ लो इस तरीके से अगर पूछ ली हो तो, कि क्रिप्टो करेंसी जो है, ठीक है, लेट्स से आई ट्रांसफर सम काइंड, आई एक्सपोर्ट या आई स्मगल सम काइंड ऑफ अ गुड फ्रॉम हियर टू रशिया। ठीक है, और रशिया वाला मेरे को पैसे भेजेगा। अब पैसे को अगर हम बैंक में डालेंगे इट विल बी ट्रेसेबल। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे तुम मेरे को क्रिप्टो करेंसी भेज दो। वो अपने यहां से क्रिप्टो करेंसी भेजा, मेरे कंट्री में क्या उसकी ट्रेसेबिलिटी है? जब वो हम उसको अपने बैंक में भेजेंगे तब तो उसकी ट्रेसेबिलिटी आएगी। हम फिर उसको किसी और को भेज देंगे। दिस कुड लीड टू अ बिग प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, टेररिज्म में भी हो सकता है, टेररिस्ट को हम क्रिप्टो करेंसी भेज दें। ट्रेसेबल तो है नहीं। और क्यों ट्रेसेबल नहीं है? क्योंकि कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना जरूरी है। जो उसके पीछे की टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब आई डू नॉट बिलोंग टू द साइंस फील्ड, ठीक है, मेरा पूरा प्रॉपर कॉमर्स एंड लॉ का फील्ड रहा है, स्टिल आई पर्सनली बिलीव इट इज द फ्यूचर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। तो उसका अब जस्ट बिकॉज कि उसकी एक ड्रॉबैक है, मतलब हाथ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हाथ काटेंगे नहीं ना, हाथ को ठीक करेंगे ना। दैट इज हाउ वी हैव टू ट्रीट द क्रिप्टो करेंसी। और इंडिया इज अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी जो इसको लीड कर सकती है फ्यूचर में। देखा जाएगा क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर जो क्रिप्टो करेंसी में वर्क कर रहे हैं वो इंडियन है या इंडियन बैकग्राउंड से हैं इस समय। पता देखो नॉर्मल लाइफ में लोगों को पता नहीं चलता है ना, बट एक्चुअली में ये बहुत बड़ी चीज है। एनीवेज ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है, सीबीडीसी, ये आरबीआई खुद अपना एक डिजिटल करेंसी लाने का प्लान कर रहा है। ये डिजिटल करेंसी किस पे काम करेगा? ब्लॉकचेन पे। तो आरबीआई खुद उसमें अब इन्वॉल्व होने का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होने का सोच रहा है। यार देखो ऐसा है ना कि शेयर मार्केट भी उतनी ही स्पेकुलेटिव है, ठीक है, बट रेगुलेटेड है इसलिए डर कम लगता है। क्रिप्टो भी उतनी ही स्पेकुलेटिव है, रेगुलेटेड नहीं है, प्लस 24/7 चलने वाली चीज है। तो आप पैसा लगा के रात को सोए, कोई भरोसा नहीं है मार्केट गिर जाए उड़ जाए। इंडिया में तो ये है ना कि स्टॉक एक्सचेंज में कि 9:30 बजे मार्केट खुला है, 3:30 बजे बंद हो जाएगा, तो आप रात को चैन से सो सकते हो। बट ये तो इंटरनेशनली 24/7 चलता है, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं रहती है। दैट इज द प्रॉब्लम विद द क्रिप्टो करेंसी। क्या अगर ये प्रॉपर्ली रेगुलेट हो तो इट हैज अ पोटेंशियल टू मेक एनी कंट्री अ बिगेस्ट कंट्री। जैसे कि इस समय यूएस की इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ मनी इज बेस्ड ऑन दी डॉलर। हमें फॉरेक्स में क्या चाहिए? अपने पैसे हम कितने भी रखे, अगर हमारे फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाए तो हम दुनिया में गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम डॉलर पे डिपेंड करते हैं। क्रिप्टो उस सिस्टम को खत्म कर देगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो। बड़ी कंट्रीज, इसीलिए चाइना जैसी कंट्रीज इसको अडॉप्ट इसीलिए नहीं करना चाहती हैं कि जो इतनी बड़ी कंट्रीज हैं जो छोटी कंट्रीज पे अपना दबाव बनाती हैं बिकॉज ऑफ देयर मनी, एवरीथिंग विल बी ओवर। फिर जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा लोगों का, तो इसीलिए कंट्रीज उसको अडॉप्ट करने से डरती हैं। वो क्रिप्टो नहीं बोला है, ध्यान से पढ़ो वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिजिटल करेंसी, बट ये वर्क करेगा ब्लॉकचेन पे। आप में से बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन को नहीं समझ पा रहे होंगे, हम समझा देते हैं। अगेन दिस इज नॉट समथिंग जो आप लोग के लेवल पे समझना चाहिए, बट आप लोगों ने पूछा है और इंटरेस्ट दिखा रहे हो, सिर्फ इसलिए हम बता रहे हैं ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। ब्लॉकचेन में क्या होता है, लेट्स से दीज आर 6 ब्लॉक्स, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन इससे इसमें गई, ठीक है,
जैसे ही इंफॉर्मेशन इसमें आई, इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आएगा, इसका चेंज ऑटोमेटिकली इसको चेंज करेगा, इसका चेंज ऑटोमेटिकली इसको चेंज करेगा। ठीक है, ये किस बेसिस पे होगा? ये एक डिजिटल की होगी जिससे ये चारों अटैच होंगे। तो आपको एक ट्रांजैक्शन जो करना है, आपको एक ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ अपने लेजर या अपने ब्लॉकचेन में करना है। बाकी उसकी इंफॉर्मेशन जो पैसा क्रेडिट या डेबिट होना है वो ऑटोमेटिकली लास्ट चेन तक पहुंच जाएगा। आप समझ रहे हो? वो पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म ही ऐसे बना हुआ है। ये बिटकॉइन हो गया, ये इथेरियम हो गया, ये लोग यही चीज प्रोवाइड करते हैं सर्विस कि वंस यू मेक अ पेमेंट, आपने अपने लेजर में पेमेंट किया एंड ऑटोमेटिकली यहां पे पेमेंट हो गया। अब ये क्यों सही होगा हमेशा? क्योंकि इसका ही इंपैक्ट इस पे दिखेगा, इसका इंपैक्ट इस पे दिखेगा और इसका इंपैक्ट इस पे दिखेगा। अगर किसी में से भी आप एक पैसा निकालोगे, एक पैसे का इधर उधर करोगे, जो कि अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है, लोग कहते हैं, इसमें किसी में से भी गायब होगा, इमीडिएटली ट्रेस हो सकता है कहां से गायब हुआ है। एंड यस, रिटर्न करना अभी पॉसिबल नहीं है, उस पर वर्क चल रहा है कि पैसा वापस कैसे आएगा जाने के बाद, बट ट्रेसेबल ज्यादा है और इमीडिएट आपको पता चलेगा अपने पैसे के बारे में। दिस इज द एडवांटेज। आप यहां से यूएस में पेमेंट करना है, यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ डॉलर। आप अपने बिटकॉइन के सॉरी अपने क्रिप्टो करेंसी के या डिजिटल करेंसी के बॉक्स में चेंज करो, वहां तक अपने आप चेंज होगा, उसके अकाउंट में क्रेडिट ऐसे। अभी हालांकि वो 1 से 1.5 घंटा लेता है। इथेरियम काफी स्लो है, इथेरियम हम यूज करते हैं नॉर्मली। और भी नए नए चेन आ रहे हैं, जैसे कि एक चेन है सोलाना, वो 6 सेकंड में पैसा भेज देता है। यहां से कहीं भी हम वर्ल्ड में पैसा भेज रहे हैं 6 सेकंड। आप समझ रहे हो 6 सेकंड कितना कम टाइम, अगर इंटरनेट सही है तो। आप यूएस में पेमेंट 6 सेकंड में कर रहे हो। आपको सर मेरा बैंक भी प्रोवाइड करता है, बैंक भी यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। जो ये आप मान लो आप विदेश से कोई सामान मंगवाए, शिपिंग चार्जेस आपने पे किया है, ठीक है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? वो वीचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। वीचेन क्या है? ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। समझ में आ रहा है? ये शिप के पेमेंट्स के लिए होता है। तो एवरीवन इज यूजिंग दैट, बट कोई चाहता नहीं कि रिप्लेस हो। क्यों? ताकि अपना दबदबा बना रहे हैं। भाई इंडिया में तुम्हें अमीर होने के लिए रुपए चाहिए, रुपए तुम इंडिया में ही कमा सकते हो, बट बिटकॉइन तुम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी काम करके कमा सकते हो। ये अंतर है। समझ में आ रहा है? जैसे ही तुम पूरे वर्ल्ड में कमा के कहीं से कमाने लगोगे, तुम इंडिया में डिपेंड रहोगे किसी सरकार पे, किसी सरकार को वोट दोगे, कहेगा हम नौकरी तुमको देंगे इंडिया में, तुम नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि यार तुम कहीं भी टैलेंटेड हो, काम करो, पैसे कमाओ, यू डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट। तो ये प्रॉब्लम भी है। एनीवेज यार हम लोगों ने बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन कर ली है बिटकॉइन पे। बिटकॉइन से क्वेश्चन शायद एक ही दो आए भी, ठीक है, एक ही क्वेश्चन शायद आए, हो सकता है ना भी आए। इसमें एक और इंफॉर्मेशन मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है। क्या? दिस वाज इन्फॉर्म्ड बाय डिप्टी आरबीआई गवर्नर टी रविशंकर। इस समय आरबीआई का डिप्टी गवर्नर कौन है? कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में? कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? कहां कहां के? 4 डिप्टी गवर्नर, एक गवर्नर। उसमें से एक गवर्नर कौन है इस समय नए अपॉइंट हुए हैं? टी रविशंकर। ठीक है, खैर इसकी भी लिस्ट लेटर ऑन आपको मिल जाएगी, कौन कौन इसमें डिप्टी गवर्नर है, कौन कौन गवर्नर है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा आपको बता दें, चाइना इस समय पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी से बैन लगा चुका है और अपनी खुद की करेंसी को उसने ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर दिया है। चाइना में आई थिंक युआन यूज होता है ना? क्या यूज होता है? युआन तो वहां का है, युआन होता है। और जापान में येन। हाँ, युआन को पूरा पूरा डिजिटल कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली कर वो भी रहे हैं, बस वही है कि अपना राज ना जाए कहीं से। क्या है क्या है ये सीडीबीसी? आप देख सकते हैं, कल को आ जाता है तो बड़ी अच्छी पेमेंट होगी। पेमेंट करने के लिए खैर इसका एक नुकसान भी है। अभी आपसे दोस्त आपसे कोई पैसा मांगे, आप क्या कहोगे? अरे यार एटीएम से निकाल के लाना पड़ेगा। उस टाइम से बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि पेमेंट ऐसे हो रही होगी। कैसे हो रही होगी मैम? ठीक है, क्या है तो दोस्तों से आप लोग झूठ नहीं बोल पाओगे, फिर सीधे सीधे मना करना पड़ेगा कि तुमको पैसा नहीं देंगे हम। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, पार्लियामेंट पासेस द फैक्टरिंग रेगुलेशन। फैक्टर क्या होता है या फैक्टरिंग क्या होता है? अभी पढ़ा है कभी? आप ही लोग के फील्ड का रिलेटेड है। क्या होता है फैक्टरिंग? नहीं, फैक्टर कॉस्ट तो अलग जगह चलेगा है।
फैक्टरिंग क्या होता है? क्लास 11 बिजनेस में पढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक है, ये हम बता दे रहे हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज क्या होता है सर? क्या होता है? आप ही से पूछ रहे हैं। होगा होगा, बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम में भी नहीं याद आएगी। अरे मेरे बच्चों, कैसे तुम लोग पास हो गए? ये यहां पे इतना बड़ा डेफिनेशन लिखा है, इसी को रीड करके बता देते तो समझ में आ जाता क्या होता है। फैक्टरिंग बिजनेस इज अ बिजनेस वेयर एन एंटिटी और फैक्टर एक्वायर रिसीवेबल ऑफ एन अनदर एंटिटी नोन एज असाइनर ऑफ द फॉर द अमाउंट। अ फैक्टर कैन बी अ बैंक और अ रजिस्टर्ड नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी। खैर, इतनी इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है तो कैसे होगा? क्या होता है सलोनी, सोलानी, अरे कोई भी हो यार, बताओ क्या होता है? फैक्टरिंग बिजनेस इज अ बिजनेस whereby द एंटिटी फैक्टर एक्वायर्स रिसीवेबल। क्या होता है? रिसीवेबल क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है? रिसीवेबल समझ में आ रहा है क्या होता है अभी? A document which indicate that you have to receive some amount. फैक्टर्स क्या करते हैं? बेसिकली इस तरह के रिसीवेबल को इन कैश करवाते हैं, वो उसको लेंगे, डिस्काउंट करके आपको दे देंगे पैसा, एंड जिससे पेमेंट लेनी होगी लेंगे वापस जाके। फैक्टरिंग उस प्रोसेस को कहते हैं। फैक्टरिंग इज द इंस्टीट्यूशन विच डिस्काउंट्स दी बिल, मतलब इन कैश दी रिसीवेबल। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? इसके लिए एक रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल आया है, कब? 2021 में। ठीक है, क्लियर है? ये भी किसके लिए आया है? एमएस। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अरे ये मेरी सबसे फेवरेट न्यूज है। हाँ? नहीं, तुमने ध्यान नहीं दिया, मेरी वो सारी न्यूज फेवरेट जहां पे ये साइन बना हुआ है। क्या है? इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व क्रॉसेस $600 बिलियन। इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व, इंडिया के पास अब इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि इनका ये लाइफ टाइम हाई हो गया है डॉलर के टर्म में। इतना डॉलर तो किसी के पास नहीं होगा। आप समझ रहे हो? $600 बिलियन। अगर मोदी जी सब में 1-1 बिलियन भी बांट दें सबके परिवारों को तो पूरा देश अमीर। हम कह रहे हैं आधा 1.10 बिलियन भी बांट दें डॉलर में, हम लोग काफी खुश हो जाएंगे। पढ़ाई लिखाई बंद। क्या है? हा? इंडिया कहां पीछे चल रहा है ये बताइए? क्यों जाता है? उसके पीछे का रीजन जानो ना। डॉलर की वैल्यू इंडिया में रुपीस के मुकाबले क्यों जाता है? हमारा एक्सपोर्ट जाता है, मतलब हमारा इंपोर्ट जाता है, एक्सपोर्ट कम है, हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं हमें क्या पे करना पड़ रहा है? डॉलर। मतलब डॉलर की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है, प्राइस हाई होगी या नहीं होगी, वैल्यू हाई होगी या नहीं होगी। अगर हम इंपोर्ट अपना डिक्रीज करके एक्सपोर्ट अपना इंक्रीज करते हैं, कम हो जाएगी। ठीक है, अगेन आत्मनिर्भर भारत जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ पर्सनली मतलब देखो, अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, मेरे को बड़ा डर लगता है आजकल गवर्नमेंट के बारे में बोलने में, बट आप समझो क्या है। 1991 में बहुत बड़ा इवेंट हुआ। कौन सा इवेंट था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें सर्विस सेक्टर को पीक किया गया और सीधे सीधे हम लोग प्राइमरी से सर्विस सेक्टर में चले गए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ध्यान नहीं दिया। चाइना ने अपोजिट किया। उन्होंने कभी सुने हो चाइनीज कहीं से सर्विस सेंटर होते हैं? जितने सर्विस सेंटर वाले होंगे तो अमेरिकन होंगे, इंडियन होंगे। चाइनीज कभी सुने? कोई फोन कहा है? मतलब ऐसी कोई भाषा उसको मिमिक नहीं करना चाह रहे हैं, इट विल बी क्वाइट रेसिस्ट, बट कभी ऐसा हुआ है? बताओ। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान दिया। कोविड टाइम में सर्विस सेक्टर सरवाइव कर गया, मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, विच इज ट्रू। बट उसके पहले तक जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग चीजें थी वो सब किसके पास थी? इनफैक्ट कोविड टाइम में भी हर एक इक्विपमेंट के लिए पूरी दुनिया किस पे डिपेंड कर गई? चाइना।
उनका एक दुकान, पी लो पानी पूरा पी लो। वैसे जो इधर देख रहे हो पी रही है फिर दे रही है। खैर, तो अगर इंडिया उस सेक्टर में काम किया होता तो इंडिया अब तक सेल्फ रिलायबल हो गया होता। तो उस समय इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे पाए, इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डिसाइड किया कि हम लोग शिफ्ट होंगे ट्रेजरी पे। वहां पे रिसोर्सेज कम चाहिए, इंटेलेक्ट ज्यादा चाहिए था। बट इवेंचुअली कभी ना कभी उस 20 सालों, इस 30 साल के पीरियड में वी शुड हैव बीन शिफ्टेड टू दी क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि कोविड के बाद अब हो रहा है कि आत्मनिर्भर भारत बना जाएगा। ये चीज आज से 10 साल 15 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। अगेन अगर हुई भी होगी तो मेरे को नहीं पता, कोई बताया नहीं मेरे को। तो मेरे हिसाब से इसीलिए इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा हो गया, एक्सपोर्ट कम है। और जब क्योंकि एक्सपोर्ट कम है, इस नाते हम लोग को ज्यादा डॉलर के लिए पे करना पड़ता है। अगर हम डॉलर की डिमांड ही छोड़ दें, अपने आप उनकी इनकम आ जाएगी प्राइस। हमने ये कॉन्सेप्ट सैटरडे को भी समझाया था आप लोगों को कि जो पेट्रोल का पूरा कॉन्सेप्ट है सिर्फ डिमांड सप्लाई पे इस समय चल रहा है। अगर ज्यादा महंगा है मत यूज करो पेट्रोल। अगेन हम ऐसा बोलेंगे तो आप कहोगे ये सब क्या मतलब अनभक्तों वाली भाषा बोल रहे हैं आप, बट दैट इज हाउ इकोनॉमीज प्ले आउट। आप मत यूज करो, लोग खरीद रहे हैं तब तो महंगा मिल रहा है, ये भी तो सच्चाई है ना भाई। गांधी जी ने क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले क्या किया था, याद है किसी को? सिविल डिसोबीडियंस ऑफ क्विट इंडिया में क्या आएगा बीच में? सॉल्ट सबसे पहला था। उन्होंने जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट थे सबके यूज को खत्म कर दिया था, जिसमें खादी को प्रमोट किया गया था। क्यों किया गया था? भैया हम उपवा सामान ही यूज नहीं करेंगे तो लोग इंडिया में बेचने ही ना आए थे 1600 4 साल 5 साल पहले, 400 500 साल पहले। जाओ हम तो खरीदेंगे नहीं, तुम बेच ही नहीं पाओगे, अपने आप चले जाओगे। यार बनाया गया है ना उसको, मार्केट उसी तरह प्ले होता है। इंटरनेट डाटा बेसिक हो गया है, दे तो रहा है जियो अब 350 में, फ्री में दिया था, याद है? वो दिन याद है कि नहीं याद है? 2 सिम लगाए हैं, 700 रुपया हम 3 महीने का पे करते हैं। 3 महीने का 700 रुपया, 3 महीने 300 में 3 महीना निकालते थे, एक जमाना था। अब बताओ बन गए बेवकूफ, हो गया कि नहीं हो गया? नेसेसिटी तो ये भी है, इंटरनेट नहीं रहेगा तो कैसे चलेगी चीजें? बताओ, इंटरनेट नहीं रहेगा तो कोई केक अपना खा पाएगा बिना दिखाए? बताओ, कोई घाट घूम पाएगा? हाँ, माय पॉइंट इज वेरी सिंपल। नेसेसिटी में कुछ भी बन सकती है ना बेटा। हाँ, इंडिया कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब फ्रॉम द आउटसाइड द वर्ल्ड विद ईज, ये कह सकते हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। हम बताते हैं कैसे। क्वेश्चन क्या हम बता रहे हैं, तो हमें नहीं लग रहा है कि अभी करंट अफेयर की क्लास रह चुकी है, अभी इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट हो चुकी है क्लास। खैर हम बता देते हैं, सब इकोनॉमिक्स में सीखने वाली चीजें हैं। पहले इस न्यूज को कवर कर लें। द सर्च ऑफ इंडियन फॉरेक्स इज ऑन टू इंक्रीज इन 1.508 बिलियन टू 577.732 बिलियन इन कंट्रीज फॉरेक्स करेंसी एसेट। ये नाम पढ़ा है, कभी सुना है नाम? फॉरेक्स करेंसी एसेट्स, अरे सॉरी, फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉरेन करेंसी क्या होती है? चलो एक एग्जांपल देते हैं तुमको। लेट्स से किसी फॉरेन वाले को इंडिया में शेयर में या इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है, वो कैसे इन्वेस्ट करेगा? रुपीस खरीदेगा, यहां के अपने डॉलर को यहां देगा, रुपीस खरीदेगा, कन्वर्ट कराएगा ना। लास्ट 1 साल में जो इंडियन मार्केट में बूम आया है, जो सेंसेक्स चला गया है 60,000 के आसपास, वो क्यों गया है? इंडिया में FII का एक मेजर 30% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत रिस्की भी है, क्योंकि जिस दिन ये अपना पैसा निकाल के विदेश चले जाएंगे मार्केट फिर डाउन हो जाएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत बड़ा पैसा लाते हैं। वो जो अमाउंट देख रहे हो ना 600 बिलियन, वो ऐसे ऐसे पैसा अकेले लेते आते हैं, इतना पैसा सबके पास होता है। अब उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ है शेयर मार्केट में, प्रोडक्शन में नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नहीं। कहां हुआ है? इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? आप समझ में आया इंडिया में पैसा कहां से फ्लो किया है? फॉरेन रिजर्व। क्लियर है? जब वो एग्जिट करेंगे तब देखा जाएगा, अभी तो फ्लो किया है ना। और इंडियन मार्केट से वो क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि इंडिया के मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है यार। कुल मिला के आप अगर पूरे इंडिया में गिनोगे तो 3 से 4 करोड़ लोग तो यार सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 130 करोड़ के देश में अगर हम कह रहे हैं कि 30 करोड़ लोग भी सिर्फ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, 100 करोड़ लोग रोज का 100 रुपए इन्वेस्ट करने लगे, कितना इन्फ्लो होगा मार्केट में? सोचो।
तो ये मार्केट अभी भी तो अपने अंडर पोटेंशियल काम कर रहा है, ये दुनिया को दिख गया है। इंडिया वालों को नहीं दिखता है शेयर मार्केट पर ऐसी चीज, कौन लगाएगा पैसा। हम आप लोगों से कहते हैं 500-500 का इन्वेस्टमेंट शुरू करो, क्यों कहते हैं? बिकॉज मेरे को दिख रहा है कि आज से 5 साल बाद उस 500 की क्या वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही है? अच्छी चीज है, ठीक है। होल्ड करके बेचना नहीं है, लॉस में बेचा नहीं जाता। अभी आप लोग को हम दिखाएंगे, हमने टाटा मोटर्स लाइव क्लास में एक क्लास को पढ़ाते टाइम उनको दिखाने के लिए कैसे खरीदा बेचा जाता है, हमने खरीदा था। उसके बाद उसमें हम लगभग 5-6 हजार के लॉस में गए थे, और इस समय सुबह सुबह 100 रुपए का मात्र रिकवरी करना बाकी है। नीचे गया हमने और खरीदा, और नीचे गया और खरीदा, एवरेज करके नीचे एवरेज प्राइस हमने नीचे लेते आए। अब रिकवर कर रहा है, तो अभी आधा ही रिकवर किया है, मेरा लॉस पूरा रिकवर हो चुका है। जब ये पूरा रिकवर करेगा टाटा मोटर्स, तो अच्छी कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे, फ्यूचर में बहुत ज्यादा ब्राइट है। और हम बताते रहे हैं 100 करोड़ लोग 1 रुपया भी इन्वेस्ट करेंगे, 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो गया मार्केट में। यह है कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है? ये फॉरेन को दिख रहा है, इसलिए पैसा यहां पे फ्लो कर रहा है। खैर इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए कोई मेरे को थैंक यू नहीं बोलेगा, बट चलो कोई बात नहीं। अगले पे आ जाते हैं। पीएम मोदी अनाउंस नेशनल एडिबल ऑयल मिशन प्लान। क्या है ऑयल प्लान, क्या है याद रखो। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इस समय एडिबल ऑयल का, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने देखा क्या इंडिया में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, उन्होंने कहा कि भाई हम बेचेंगे अब दुनिया को तेल। मतलब ठीक है, पेट्रोल खरीदते हैं तो खाने वाला तेल तो हम बेचेंगे अब। जिसको ऑयल फ्री खाना है उसको नहीं, जिसको जो इंडियन होगा, जिसको तेल में डूबा हुआ समोसा ही पसंद आएगा, तो हम बेचेंगे। तो इन्होंने ये प्लान निकाला है जिसका नाम रखा गया है NMEOOP। शायद इंटरनेट पे मोदी जी ज्यादा रहते हैं तो ओपी से इंस्पायर हो गए होंगे, ठीक है। इन्होंने कहा होगा प्लान ओपी। कर दिए, पहली बात तो रिस्पेक्ट से बोलो, ठीक है। आपकी पर्सनल बिलीफ जो भी हो, फिलहाल वो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे है, तो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट की इज्जत करो, क्योंकि कल को आपका फेवरेट लीडर भी आएगा तो उसको फिर उसी तरह लोग बुलाएंगे, क्या फायदा होगा। पोस्ट की इज्जत होनी चाहिए, इंसान की हो या ना हो बात अलग है। तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ओपी। उन्होंने जब यूट्यूब पे अनाउंस किया कैसे हुआ होगा, ऑयल ओपी। यूट्यूब पे रहते हो, वही रहते हो। ओपी का मतलब क्या होता है, ओवर पावर्ड। यार यहाँ पे ऑयल प्लान है इसका मतलब, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया, इंडिया शुड बी सेल्फ सफिशिएंट इन कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के फील्ड में इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का प्लान इनका है, ठीक है। और ये पूरा प्लान इन्होंने अनाउंस किया था पीएम किसान स्कीम के अंडर में। किसान कह रहे हैं किसान, ठीक है, किसान मत लिख दीजिएगा, किसान है, क्लियर है। सो दिस इज वन मोर न्यूज विच इज इंपॉर्टेंट। आप इसमें एक डाटा आपको हम दिखाते हैं जो कि मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। एक सेकेंड, ये डाटा आप लोग देखिए। इंडिया इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल। अभी सबसे ज्यादा इंपोर्ट, आप कह रहे हैं महंगा क्यों हो रहा है, इंडिया दुनिया भर से मंगवा रहा है। जब महंगा हो गया, दुगना प्राइस हो गया, तो मोदी जी ने कहा होगा आज मौसम अच्छा है, पकौड़े खाए जाए। पता चला पकौड़े का दाम डबल हो गया, क्यों? क्योंकि ऑयल का रेट डबल हो गया है। तो उन्होंने कहा होगा भाई स्कीम लाओ, सेल्फ सफिशिएंट बनाओ इंडिया को। अब हम तेल इंडिया में ही बनाएंगे, ये वाला एडिबल ऑयल। तो नाउ इंडिया इज ऑन द रोड टू बिकम द बिगेस्ट कंट्री, या इंडिया इज ऑन द रोड टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट ऑन द इन द फील्ड ऑफ एडिबल ऑयल। क्लियर है? आज जिस कंट्री से हम लोग सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं उसका नाम सुनोगे तो हंसोगे आप लोग। कोई गेस करेगा? नहीं नहीं, हम बताते हैं। अभी टी रविशंकर, अभी हमने ऊपर ही बताया था, इंपॉर्टेंट है। न्यू डिप्टी गवर्नर आए तो उसको हम दोबारा नहीं बता रहे, ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ? नेपाल से तेल आ रहा है। देखो, आई डू नॉट वांट टू बी साउंड रेसिस्ट, बट नेपाल से सिर्फ इंसान आते हैं इंडिया में और कोई सामान नहीं आता है, ठीक है। विच इज अ हार्श रियलिटी। अगेन, इफ एनी स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू नेपाल और इंडिया में पढ़ाई कर रहा है तो आई अपोलोजाइज, बट माई पॉइंट इज वेरी सिंपल। वहां से प्रोडक्ट नहीं आते हैं, वहां से सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स इधर आता है, ठीक है। कैबिनेट अप्रूव स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ IDBI बैंक लिमिटेड।
अगेन इसको हमने लास्ट क्लास में बताया था कि LIC और IDBI का डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो इसका स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान किया गया है ऑफ IDBI। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगेन इस बड़ी न्यूज है, इसको नहीं देखेंगे हम लोग। ओके, ये वाला तो देखो यार ऐसा है ना कि दो आप लोग की इंस्टीट्यूशन नहीं है मगर आपकी ही फील्ड की इंस्टीट्यूशन है, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। यूनियन कैबिनेट अप्रूव MOU बिटवीन ICAI एंड QFCA। QFCA इज नथिंग बट कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी, कतर में है ये, और इंडिया में ICAI है। इन्होंने पूरा ये एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है ताकि यहां से लोग वहां जाए, वहां से लोग यहां आए, घूम फिर के फिर वापस चले जाएं। क्या है, कुछ काम सीखेंगे इसीलिए। इसके अलावा ये आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लॉन्चेस अ न्यू ई-फाइलिंग पोर्टल ऑन 7 जून। अब ये पोर्टल में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये आप देख रहे हो www.incometax.gov.in। ये आपका कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि दिस वेबसाइट बिलोंग टू विच डिपार्टमेंट। क्या ये तो आसान हो जाएगा, ऊपर लिखिए डिपार्टमेंट का नाम एंड विच इज द न्यू वेबसाइट इज लॉन्च फॉर दिस डिपार्टमेंट, और फिर चार अलग अलग वेबसाइट दे देगा थोड़ा थोड़ा चेंज करके। तो आपको ये स्पेलिंग सहित और ये पूरा एड्रेस याद करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? पहले ये था, ये पहले था, और जब भी लास्ट डेट आती थी ये हैंग कर जाता था। हमसे नहीं, हम पे विश्वास नहीं है, अंकित सर से पूछना, वो इस फील्ड में ज्यादा वर्क करते हैं बीइंग अ CA, फाइलिंग और इस कामों में। तो अपने क्लाइंट्स को क्या कहते होंगे जब वो हैंग कर जाता होगा, वो बताएंगे। ठीक है, उनकी क्लास आएगी, आप उनसे पूछिएगा। अगेन ये देखिए ESIC स्कीम, ठीक है, हु इज एलिजिबल टू अवेल कोविड पेंशन अंडर दिस स्कीम। बेसिकली ये स्कीम है क्या, दिस इज एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, जो भी स्टेट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको एक पेंशन मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जो लोग कोविड में गए हैं, ठीक है, बिकॉज कोविड में दे आर दी फ्रंटलाइन वॉरियर्स जिनकी डेथ वहां पे हुई है, उनके फैमिली को भी उस स्कीम में इंक्लूड कर लिया गया है। अब उनकी फैमिली को भी पेंशन बराबर मिलेगा उनके ना रहने पे। यही इस स्कीम का बेनिफिट है, और ये आपको याद रखना क्योंकि कोविड से रिलेटेड ये स्कीम है, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके अलावा आता है अगली 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 इंफॉर्मेशन, 44th GST काउंसिल अपडेट, GST रेट कट डाउन फॉर कोविड मेडिकल सप्लाई। ठीक है बेटा, वो उसमें GST लगता ही क्यों है, पहला क्वेश्चन तो देश को ये करना चाहिए, बट चलो वो अगेन पॉलिटिकल मैटर है। तो अभी जितने भी ये कोविड रिलेटेड मटेरियल्स हैं सब पे 5% हो गया रिड्यूस होके। खैर हम इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। इसके बाद आता है इंडिया इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। क्या हुआ, अफसोस हो रहा है इस बात से, कैसे इलेक्ट हो गया? ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये अपने आप में कितना आपके फील्ड से रिलेटेड है, कितना इंपॉर्टेंट है, और भी यूनाइटेड नेशन वाला। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की कोई कदर नहीं करता है, कोई इज्जत नहीं करता है, तालिबान भी नहीं किया, अगर आप करोगे। ठीक है, क्योंकि आपके देश की गवर्नमेंट को अभी भी यूनाइटेड नेशन में बड़ा भरोसा है। कौन? नहीं, परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अभी तक। परमानेंट मेंबरशिप तो जाके मांग रहे हैं मोदी जी वहां पे। यार ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चाइना के सारे पे काम कर रही है, पूरा कोविड भी फैल गया, पूरा तालिबान वाला इंसिडेंट हो गया, कुछ नहीं कर पाई, उसके आप मेंबर ही क्यों हो? उसको तो भंग कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। क्या पर्पस है उसका? पर्पस है तब खैर ठीक है। एनीवन सीइंग दिस वीडियो फ्रॉम यूएन, प्लीज डू नॉट डिबार माय एप्लीकेशन। मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन लगाया हुआ है ICG में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, समर इंटर्नशिप का। प्लीज मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट मत करना, ठीक है? आपका कोई यूज नहीं है दुनिया में, बेकार हो, बट बच्चों का इंटर्नशिप हो जा रहा है वहां से, मत करना। एनीवेज मे बी नेक्स्ट ईयर मेरा इंटर्नशिप वहां पर अगर क्वालिफाई हो जाता है तो 6 महीने का इंटर्नशिप हो जाएगा वहां से। यूनाइटेड नेशंस का एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। खैर वहां से भी कुछ होता नहीं है, मगर
इंटर्नशिप तो हो ही जाएगी। कुछ होता क्यों नहीं है? कुलभूषण जाधव का केस, इंडिया वहां से जीत गया, आ गए वो वापस जाधव जी, अमेरिका में ही है ना, अरे पाकिस्तान में ही है ना अभी तक। ये वाला मैटर, जम्मू कश्मीर वाला मैटर ताकत से ही रिजॉल्व हुआ ना, वहां तो नहीं कर पाए लोग, और ताकत से ही बचा हुआ कश्मीर भी आएगा। ये लोग रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो लेते आएगा, सिंपल सी बात है। मेरा पॉइंट यही है, बट प्लीज मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट मत कीजिएगा इस वीडियो को देख के, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो। एनीवेज 2 साल से पेंडिंग है, 1 साल कोविड में चला गया, हम लोगों ने ऑनलाइन इंटर्नशिप क्या था, हमने कहा था नहीं करेंगे हम ऑनलाइन, हमें मतलब उस पर करना है, तो फिर इस साल के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है। वी विल सी, मे बी इस साल कॉल आ जाए। कहां जाना होगा? नीदरलैंड। नीदरलैंड में इनका मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, ठीक है। एनीवेज इसमें इतना मतलब क्या बात ऐसी है, कहां उम्मीद कर रहे हो? स्विट्जरलैंड बुलाया जाएगा, आइए सर वेकेशन बना लीजिए इंटर्नशिप के नाम पे। कमाल कमाल की ऑडियंस है। कितने इसमें नेशन है? 54 नेशन है, और इंडिया 54th है, बताओ। कोई बात नहीं, हम अगले पे आ जाते हैं, क्योंकि अगला हमारे काम का है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक्सटेंडेड टिल नवंबर 30, 2021। क्या है इसमें? कोई बता पाएगा मेरे को क्या है इसमें? 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की बात कही गई है अंडर दिस स्कीम, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर के तो 4 मकान छोड़ के ही ये बट रहा था, बुलेट से आए थे गरीब राशन लेने, लिटरली बुलेट से आए थे। स्कूटी तो नॉर्मल चीज थी, तो मेरे को उसमें से फील हुआ कि आज मेरी गरीब, नॉट जस्ट गरीब, मेरे पास बुलेट नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा गरीब हैं। खैर ज्यादा इस पर नहीं बोलेंगे, ना गरीब भी आजकल बड़ा बुरा मान जाते हैं बात बात पे। गोल्ड हॉल मार्किंग मेड मैंडेटरी इन इंडिया, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क हैज बीन मेड मैंडेटरी, उसमें ऑप्शन रिसेंटली मेड मैंडेटरी, उसमें आईएसआई कह रहे हैं, क्या होता है वो? आईएसआई से कुछ मिल रहा है, मार्क किया हुआ मत लेना, आईएसआई का मार्क किया हुआ बिल्कुल मत लीजिएगा, आईएसओ वाला लीजिएगा। पता लगा सर ने कहा है सर आईएसआई वाला सही हम तो देंगे, ऐसे में तो जाए, तो मैं आपसे पर्सनल मीटिंग अच्छी डोवाल करेंगे अलग से। आईएसओ वाला है और बाकी सब चीजें हैं। इसी तरह गोल्ड का भी हॉल मार्किंग कंपलसरी कर दिया गया है, तो जो गोल्ड प्रोडक्ट लोगे उसमें गोल्ड का हॉल मार्किंग होगा। हॉल मार्क क्या प्रेजेंट करता है कि जो भी चीज आप ले रहे हो वो असली है, वेरीफाइड है, टेस्टेड है, ठीक है। प्लीज कोई आईएसआई वाला मत लेना यार, बाद में कहोगे सर नहीं तो पढ़ाया था, पता लगेगा कि एक चैम्बर में आप बंद होंगे, एक में आपके सर बंद होंगे। क्या है ये वाला? देखो, गवर्नमेंट अपॉइंटेड आशीष चंद्रोकर एज डायरेक्टर ऑफ इंडियाज WTO मिशन। WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉमर्स फील्ड। बट यहां पे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आशीष चंद्रोकर हैं, ये पहले ऐसे इंसान हैं जो प्राइवेट पर्सन होने के बाद भी, इनका गवर्नमेंट कोई नहीं है कनेक्शन, ऑब्वियसली बात है कनेक्शन तो होगा ही, बट वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं है, ये प्राइवेट पर्सन है, एंड स्टिल ही इज अपॉइंटेड ऑन दिस पोस्ट, ठीक है। इसके अलावा ये एक हेडिंग जो हमने ऊपर पढ़ाया था, याद है? इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है इंडिया के लिए? मलेशिया से हम लोग खाने का तेल मंगवाते हैं सबसे ज्यादा। इस बात पे क्या ही कहा जाए, अब फिर 200 रुपए का हो गया, कमा हो रहे हैं मलेशिया वाले, फिर यहां से मलेशिया घूमने जाते हैं हम लोग, अलग उनकी इनकम करवाते हैं। कितनी उन लोग की इनकम करा रहे हैं? ई फाइलिंग इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ट्रिब्यूनल क्या होता है? बेसिकली जब कोई दो लोग पार्टीज में झगड़ा होता है, नॉर्मली कोर्ट जाती है, कोर्ट की जगह एक क्वासी जुडिशियल बॉडी क्रिएट की जाती है ट्रिब्यूनल, जिसमें लोग ट्रिब्यूनल में जाके अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी एक अपीलेंट ट्रिब्यूनल बनाया है, जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर अगर आपके अगेंस्ट कोई डिसीजन लेते हैं तो यहां पे आप अपील लेके जा सकते हैं अपनी बात रखने के लिए। इसका नाम क्या रखे ये लोग? इत्तत ई दवार, ठीक है। सिंपल नाम नहीं याद आया होगा इनको, या फिर मैंने सोचा होगा बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे एग्जाम के लिए तो मुश्किल किया जाए। इत्तत ए दवार, द्वार मतलब दरवाजा, और इत्तत का मतलब मेरे को नहीं पता है, किसी को पता तो बता दो। पता है किसी को? इत्तत मुस्लिम नहीं है, यही खास बात है। इद्दत अलग होता है, इद्दत तो हम लोग पढ़े हैं।
आप लोगों को शायद पता नहीं है, जो ये पर्सनल लॉज होते हैं, एलएलएम में मेरा एक सेमेस्टर में था पूरा, मतलब आप कह सकते हो कि अगर उसको हमने कंटिन्यू किया होता तो मेरी स्पेशलाइजेशन उस एरिया में होती। हालांकि हमने कंटिन्यू नहीं किया, हमने शिफ्ट कर लिया पहले सेमेस्टर के बाद। फैमिली लॉज, जैसे कि आपके जितने भी ये हिंदू लॉ होते हैं, मुस्लिम लॉ होते हैं, क्रिश्चियन लॉ होते हैं, पारसी लॉ होते हैं, इज वन ऑफ द एरिया जहां पे हमने अपने मास्टर्स का एक सेमेस्टर बिताया है। तो मुस्लिम वर्ड्स के लिए खासकर जो लीगल मुस्लिम वर्ड्स हैं उस पर मेरी ग्रिप है, वैसे एकदम अंधा तुक्का नहीं है। तो इत्तत इज नॉट एन मुस्लिम वर्ड फिलहाल, ठीक है। एनीवेज मतलब अगेन नो ऑफेंस टू एनीवन, बट मेरे बहुत सारे दोस्त खुद मुस्लिम हैं और उन्हें अपने खुद के कल्चर के बारे में, बहुत कुछ लॉ के बारे में, रिगार्डिंग लॉ नहीं पता है। क्योंकि हाँ, जो हमें पता है क्योंकि हम लोगों ने उसकी स्टडी की है बहुत ज्यादा। आज के मॉडर्नाइज जमाने में आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, अपने कल्चर को भूलना एक नया फैशन है। अगेन नो मॉरल पुलिसिंग है, हम बस बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हमसे ज्यादा ही पता है, बहुत सारे लोग हमने भी सीखा है अलग अलग रिलीजन के बारे में, अलग अपने ही रिलीजन के बारे में हमने बहुत सारे लोगों से सीखा है। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस 8 न्यू स्कीम विथ हेल्थ एंड टूरिज्म इन फोकस। ये 8 स्कीम का नाम है, ठीक है। आठवां यहां पे है, और अगर आप देखोगे 8 में से कम से कम 5 स्कीम ऐसी है जो एक्सटेंडेड है, सिर्फ नया उसमें कुछ भी नहीं है। दे आर जस्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस स्कीम्स, और उसमें सारी स्कीम हमने कवर की हुई है। लोन गारंटी आई हैव कवर्ड न्यू स्कीम इन द पब्लिक हेल्थ विद फोकस टू द पेडियाट्रिक केयर, न्यू क्रेडिट, इनफैक्ट हमने यहां पे भी केयर कवर किया होगा। चलो क्लियर है यहां तक? ये तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना यार, ये वाला नोट्स, ये तो पढ़ा था हम लोगों ने एफडीआई वाला। लेट्स मूव डाउन और कुछ और देखते हैं। ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा सा करवाएं, ठीक है करवाते हैं, करवाते हैं बिल्कुल करवाएंगे। हम थोड़े से एमसीक्यू जरूर करवाएंगे, डोंट वरी। चलो, क्योंकि हमसे कहा गया सर थोड़े से एमसीक्यू करवाइए, इतना सा एमसीक्यू ओके है। विच इज द टारगेट सेक्टर ऑफ लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर अप्रूव्ड रिसेंटली। ये थोड़ा सा एमसीक्यू है, क्योंकि हमसे कहा गया था थोड़ा सा एमसीक्यू कराइए। अरे ये थोड़ा सा इतना ही है, नीचे ही मिलेगा थोड़ा सा। अरे यार ऑनलाइन वालों, तुम लोगों को दिक्कत तो नहीं आ रही है? प्रणवी, प्रियांशी, आदर्श, हाँ नहीं, इधर जो जतिन जितनी बात लिखा हम सब देखे हैं, बड़ा ध्यान है सर। फिर वो तो मिस्टेक हो रहा है। नहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है, सब सही है। वो पता नहीं तुम ये कब लिखे हो, बट जब भी लिखे हो सब सही है बेटा, मिस्टेक कुछ भी नहीं है। बताओ फटाफट इसका आंसर। देखो वो लड़की एमएसएमई नहीं बोली, जानते हो क्यों? उसने मेरा यूट्यूब पे लाइव सेशन किया हुआ है, उसको पता है कि एमएसएमई नहीं होगा। तुमने भी किया था, फिर भी एमएसएमई बोल रहे हो। द करेक्ट आंसर इज सी, हेल्थ एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। कल की क्लास का जो नोट्स, आपको नोट्स मिला ही नहीं है, आपके दर्द की व्यथा अलग ही है। खैर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जर्नल ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हो, क्योंकि ये न्यूज में बहुत रहा है, इसलिए हम बस कवर कर रहे हैं। एग्जाम में मे बी आए मे बी ना आए। एज ऑफ 2021 कितने लोगों के पास मेंबरशिप है? इस क्लास में 0 मेंबरशिप है उस पार्टी की, फिर भी आप बता रहे हो बीजेपी कैसे? जबकि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से पूरा कंट्री कनेक्टेड है उनका, वहां एक ही पार्टी ही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। आप बताओ। आगे तो यार वहां पे भी 130 लोग, अभी पॉपुलेशन में हमसे आगे हैं वो, और सारे लोग एक ही पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो बीजेपी कैसे आगे हो गई बताओ? द करेक्ट आंसर इज बीजेपी। व्हाई? आई विल टेल यू। देखो यूएस में तो आप देख ही रहे हो कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, उनका प्रेसिडेंट 1-2% के वोट से ऊपर नीचे हो रहा है, तो वहां तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है।
और वेनेजुएला हमें नहीं लगता है कि इतनी बड़ी कंट्री है जिसको इस लिस्ट में कंसीडर भी किया जाए बीजेपी और कांग्रेस से आगे। वेनेजुएला तो हमको लगता है कि जितने यूपी में बीजेपी के मेंबर होंगे उतने में खत्म हो जाएगी। हम बता रहे क्यों। ध्यान से देखो यहां लिखा हुआ है, ये चीज याद करना जरूरी है, ये वर्ड याद करना जरूरी है, प्राइमरी मेंबरशिप। आप समझ रहे हो, प्राइमरी मेंबरशिप इज अ काइंड ऑफ स्कीम जिसमें आप कहते हो कि भाई मिस कॉल करो, जुड़ जाओ बीजेपी से, रास्ते पे चल रहे हो सर साइन करो, जुड़ जाओ, ऐसी स्कीम चलती है ना। चाइना में प्राइमरी मेंबरशिप जैसा कोई स्कीम नहीं है। आइदर यू बिलोंग टू अ पॉलिटिक्स और यू डू नॉट बिलोंग टू अ पॉलिटिक्स, एज सिंपल एज इट इज। या तो आप पॉलिटिक्स में हो या नहीं हो तो पार्टी के मेंबर नहीं हो। यहां इंडिया में चीज नहीं रखी गई है। इवन इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल एक्टिव इन अ पॉलिटिकल फील्ड, स्टिल यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ पार्टी। ठीक है, आप मेंबरशिप ले सकते हो। तो यहां पे इसीलिए करेक्ट आंसर है बीजेपी। 2019 में ही बीजेपी ने सरपास किया चाइना को। ठीक है, और चाइना की ही कम्युनिस्ट पार्टी को सरपास किया गया है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है इन दी वर्ल्ड। अगला एमसीक्यू, लेट्स सी। अरे आंसर ही आ गया अब तो क्या ही पता है, वही खत्म हो गया। विच बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट वाज सेट टू बाय द रिटेल बिजनेस ऑफ फ्यूचर ग्रुप। तो आ ही गया है सामने, रिलायंस। अब सस्पेंस कहां रह गया, खरीदना। बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं। जैसे कि फ्यूचर ग्रुप में आप देखोगे बिग बाजार भी आता है, ठीक है, और मतलब कई सारे और बिजनेस एक साथ आते हैं उस पर्टिकुलर हेड के नीचे। अभी ये रिलायंस इंडस्ट्री के साथ इनका टाइप हो रहा था, बट ये रुक गया है। कोई बता पाएगा क्यों रुका है? हाँ, मैटर हो गया सर, लड़के भेजे, मैटर हो गया है सर। क्या किया जाए सर, ट्रक भर के भेजा जाए लड़के? किसके यहां भेजना है, बिग बाजार वाले के यहां कि रिलायंस वाले के यहां? सुनो, अमेज़न ने इस पे ऑब्जेक्शन लगाया था क्योंकि अमेज़न का टाई अप ऑलरेडी फ्यूचर ग्रुप के साथ है दूसरे कंट्रीज में। तो अमेज़न का कहना था कि इंडिया में भी तो हम ही टाई अप करेंगे ना, रिलायंस कैसे कर लेगा? और रिलायंस वाले कि ये इंडिया है पे, तो इंडिया है, हमारा इलाका है, तुम कौन हो? इस पे सुप्रीम कोर्ट में मामला गया एंड देन इट वाज डिसाइडेड दैट कि अमेज़न की बात सही है। अमेज़न का पहले से कॉन्ट्रैक्ट है बिग बाजार को, कितना बिग बाजार, इजी डे, नीलगिरी, सेंट्रल, ब्रांड फैक्ट्री, ये सब आते हैं इस पर्टिकुलर फ्यूचर ग्रुप में। ठीक है, तो इसको रिलायंस नहीं खरीद सकती है, इसको अमेज़न ही खरीद सकती है चाहे तो, वरना ये इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे यहाँ पे। ठीक है, या बेचेगी तो अमेज़न बेचेगी, फ्यूचर ग्रुप खुद से नहीं बेच सकते अकेले, ये डिसाइड किया गया था। ये अभी हाल फिलहाल में डिसीजन आया है। देखो, इसको जिसने पूछा था कि सर पबजी से क्वेश्चन आएगा क्या, which union ministry of India has banned 118 mobile apps including PUBG? लग तो ACD तक सब रहा है। The correct answer is B, Ministry of Electronics and Information Technology। बहुत सारे लोग उसमें होम मिनिस्ट्री लगा सकते थे क्योंकि अमित शाह बड़े एक्टिव थे उस समय। बहुत सारे लोग एक्सटर्नल अफेयर लगा सकते हैं, चाइना से बड़ा झगड़ा भी चल रहा था अपना। बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लगा सकते हैं क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी इनके हाथ में होती है। बट द करेक्ट आंसर इज बी। लेट मी गिव यू अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। बचपन में हमने काउंटर स्ट्राइक खेला, बचपन में हमने कॉल ऑफ ड्यूटी खेला है, बचपन में हमने प्रोजेक्ट आईसीआई खेला है, एंड दीज गेम्स वर वेरी ऑसम, मतलब ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली इनका कोई भी कंपैरिजन पबजी से नहीं है। पबजी इज फार बेटर गेम देन दी ऑल द गेम्स। स्टिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट stupid, yeah, it is the one of the most useless app ever created. Huh? And why I'm saying so? Why TikTok is, TikTok अपने आप आ जाता है सब चीजों में। TikTok will be like कि ऐसे सिचुएशन में मैं अपने आप कैसे आगे आ जाता है। आई अपोलोजाइज, बट है, TikTok भी है।
बट क्यों आई से, व्हाई आई से पबजी इज वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस, नॉट बिकॉज द ऐप इज नॉट गुड, हमने भी खेला है और हम भी इंजॉय किए। द प्रॉब्लम इज दैट कि उसको ईए स्पोर्ट्स की कैटेगरी में रखा गया क्योंकि वहां से बिलोंग, ई स्पोर्ट्स, सॉरी ईए, इट इज नॉट ई स्पोर्ट्स, पबजी इज नॉट ई स्पोर्ट्स, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। कुछ यूट्यूबर खेलते हैं इसलिए वो ई स्पोर्ट नहीं बन सकता है। वाई? ई स्पोर्ट्स की डेफिनेशन क्या है किसी को पता है? कौन से गेम कवर होते हैं पता है? ई स्पोर्ट्स का अपना खुद का वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, पता है आपको? ई स्पोर्ट्स में रोबोटिक्स के गेम्स आते हैं, पता है आपको? पबजी सिर्फ एक और सिर्फ, आप तो फिर अगर पबजी को आप ई स्पोर्ट्स मानते हो तो फिर टिकटॉक को आप ई मूवी मानो, तो वहां मजे मत लो। द रियलिटी इज दैट ई स्पोर्ट इज फार बिगर फील्ड देन दी पबजी, और उसको ई स्पोर्ट बना के कितने लोगों का कैरियर बर्बाद किया गया है। नहीं खेला जाता है, इनका अपना पबजी का अपना इवेंट होता है, फोर्टनाइट का अपना इवेंट होता है। दे आर नॉट दी ई स्पोर्ट, दे डू नॉट कम अंडर दी ई स्पोर्ट इवेंट्स। खेला तो मार्केटिंग है। प्रॉब्लम उससे क्या हो रही है? प्रॉब्लम उससे ये हो रही है कि इसमें फेमस कितने लोग हैं? 10, 50, 100। खेल कितने रहे हैं? 100 करोड़। बर्बाद कितने हो रहे हैं? लोग अपने माता पिता का 2-2 लाख 3 लाख रुपया बच्चे निकाल ले रहे हैं 12-12 साल के। ही हम कह रहे हैं ना कि इसको गलत तरीके से यूज किया गया। जितना दोषी टिकटॉक वाले बना देते हैं, पबजी को नहीं बनाते। पबजी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड आई एम सेइंग दिस इवन आफ्टर आई हैव प्लेड दैट गेम, आई हैव एंजॉयड दैट गेम। ठीक है, एक अच्छे लेवल पे भी हम हैं, थे, बैन होने से पहले थे। माय पॉइंट इज वेरी सिंपल कि वो जरूरत से ज्यादा हो गया था, इट वाज नॉट गुड। एनीवेज, प्लीज 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 ट्रोल मत करना वरना खुद हो जाओगे। Samarth is an initiative by which e-commerce company to help artisan to enter into a digital marketplace. That is correct answer. इस वक्त इसको पहले से पता था। यहां पे से अर्नव ने लिखा है फ्लिपकार्ट। जितने देर में हमने मतलब पबजी पे अपना स्टेटमेंट दिया होगा, सर आप देते रहिए, हम गूगल कर लेते हैं, क्योंकि अर्नव का एक भी और आंसर नहीं आया सिवाय इसके। फ्लिपकार्ट, ठीक है। अच्छा, फ्लिपकार्ट को देखो, यहां पे ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है। ठीक है। इंदिरा रसोई योजना इज अ वेलफेयर स्कीम इन विच स्टेट? हाँ, गुड गुड। और हाँ देखो, इनिशियली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस क्वेश्चन, जो मेरे को जहां से क्वेश्चन मिला, तो उसमें राजस्थान के अलावा बाकी 3 स्टेट के नाम वो थे जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी। देन आई रियलाइज कि ये बड़ा इजी हो जाएगा। इंदिरा गांधी का नाम दिखा, इंदिरा, और आप रहोगे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, सही हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने चेंज कर दिया ऑप्शंस को ही, हमने चारों स्टेट वो दे दिए जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अब बताओ कहां का होगा? अरे हमने अभी आंसर कर दिया है, राजस्थान। ठीक है, क्लियर है? राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना। वैसे हमने आपको यहां एक हिंट दिया हुआ है, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चंस आए आप इस तरह देख लो कि वो किस स्टेट से बिलोंग कर रहा है। दैट विल मेक योर वर्क इजी। फिर आंसर आ गया सामने, चलो देख लो। आयुष्मान भारत ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया था फॉर कंसल्टेशन सर्विस? खाली बैठे डॉक्टरों को बैठा दिया गया था यूट्यूब पे, आइए बताइए क्या होगा। और इंडिया वाले इतने दूसरे सब टाइम पास कर रहे थे, एक ही क्वेश्चन को 4 बार पूछ रहे थे। क्या है? ई संजीवनी इज राइट आंसर। टेक्नोलॉजी नीड टू बी चेंज। अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, हैज कोलैबोरेटेड विद व्हिच ऑफ द टेक्नोलॉजी कंपनी टू लॉन्च स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम 2.0? द करेक्ट आंसर इज डेल टेक्नोलॉजी। क्या आप चिल्ला दिख गया सबको आंसर? रहेगा। Which state UT has emerged as top platform, top performer in of PM सेवा निधि स्कीम? पहले बता दो ये स्कीम है क्या, उसके बाद आंसर करना। तो यहां पे भी हमने दिमाग लगाया पर एक चीज मिस हो गया, दिल्ली की जगह कोई और स्टेट का नाम रखना चाहिए था हमको, बिकॉज आपको ये चीज तो कंफर्म हो गई होगी, दिल्ली पीएम योजना ऑब्वियसली बात है टॉप नहीं करेगी। उसके बाद बचे हुए 3 ऑप्शंस में आना है, कौन सा होगा?
ये स्कीम है क्या किसकी? तो वो चुप है ऐसी बात में, उसको पता है एमएसएमई नहीं होगा, हर बात एमएसएमई थोड़ी ना आएगा। मोदी जी की बर्थडे की नहीं नहीं, ऐसे कोई बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग क्लास को बहुत अच्छे तरीके से निकालेंगे। पीएम स्वनिधि है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट स्कीम, एक सेविंग स्कीम आई थी। निधि स्कीम इज अ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग स्कीम, जिसमें टॉप किया है मध्य प्रदेश। बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ किसी ने यहां पे यूपी भी लिखा है, हम तुम्हें समझ सकते हैं बेटा। मध्य प्रदेश इज, वैसे मध्य प्रदेश ने जितनी भी पीएम स्कीम्स है सब लगभग सब में टॉप किया है। और मध्य प्रदेश में आधे टाइम कांग्रेस की रिजीम रही है, आधे टाइम बीजेपी की रही है। आप लोग बाकी किस्सा जानते ही हो क्या हुआ था। सिंधिया साहब कहां शिफ्ट हो गए थे धीरे से, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बट देखो अगेन, नो डिसरिस्पेक्ट टू सिंधिया साहब, ठीक है, हम उनके बड़े फैन हैं, हम दो लोग के बड़े फैन हैं पॉलिटिक्स में। एक सचिन पायलट है, इनफैक्ट जो हम ग्लासेस ये पहनते हैं ये उन्हीं से पहले हम पहनते थे, जिसे आप पहनी हो राउंडेड पूरा वैसा। बट फिर सचिन पायलट को हमने देखा, उनसे बड़े इंस्पायर्ड रहते हैं। और दूसरे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से, जो उनके तरह डायनामिक लीडर्स इंडिया में कमी है बहुत ज्यादा। और ये एक सच्चाई दिखाता है, इररिस्पेक्टिव व्हाट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग यू आर, यू नीड टू बी एन अपॉर्चुनिस्ट टू डेवलप इन योर सर्कल। अगर आप कहीं डेवलप नहीं कर रहे हो और ठीक है, अगर आप डेवलप नहीं कर रहे हो, यू फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी, यू नीड टू शिफ्ट योरसेल्फ, एज सिंपल एज इट इज। बाकी अच्छा बुरा सही गलत आप साबित करते रहो, दुनिया को उससे दुनिया को फर्क भी नहीं पड़ता, ना दुनिया को फर्क पड़ता है ना आपको फर्क पड़ेगा। बाकी जो आपके करीबी हैं, बोलने वाले चार लोग मोहल्ले के बोलेंगे कुछ ना कुछ, उसके लिए क्या किया जाए। एनीवेज, और वो कितना कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पहले तो ये था कि लोग कहते थे सर आप तो दोनों फेवरेट आपके कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से भी, जैसे कि सुषमा स्वराज या बाकी लोग हैं, वाज माय फेवरेट। अभी लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि एक कांग्रेस वाला एक बीजेपी वाला कैसे हो सकता है दोनों फेवरेट। मतलब अपनी कंट्री से डिवाइड हो चुकी है तीसरा से। सर रोहित शर्मा अच्छा लगता है तो विराट कोहली कैसे अच्छा लग सकता है? सर विराट कोहली के आप फैन है तो रोहित के चक्के पे इतना खुश क्यों हो रहे हैं आप? और इस समय चेन्नई टॉप कर रही है टेबल, तो सर ये तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं आप? लोग भूल जाते हैं कि आईपीएल वाज नथिंग बट एंटरटेनमेंट। हमें जिसका गेम अच्छा लगे, अब कल 1 रन में चेन्नई जीत गई आखिरी बॉल पे क्रिकेट से, तो आई एंजॉय इट। वी विल नॉट टॉक अबाउट दोस इंसिडेंट्स। Which financial institution has introduced structured finance and partial guarantee program NBFC? चलिए गूगल, क्या होगा बताओ लंच टाइम में बेटा। द करेक्ट आंसर इज नाबार्ड। ठीक है, एसबीआई का जब भी आंसर टिक करना अंदर से आत्मा सवाल नहीं चाहिए, इट्स लंच टाइम। जब सीए बन जाओ, सॉरी जब आप लोग सीए या सीएस बन जाओगे आगे चल के और वहां जाओगे, जब वो ऑडिट करोगे कहेंगे सर ऑडिट हो गया, आप उनसे तब कहना इट्स अ लंच टाइम। बदला। लास्ट क्वेश्चन, विच व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन टू बी लॉन्च इन इंडिया? एलिमेंट, इनकॉर्पोरेट, होमग्रोन और इंस्पायर। सही आंसर देने वाले को फ्री एक्सेस मिलेगा इस ऐप का। ऑब्वियस सी बात है, आपका एक्सेस तो फ्री होता है, व्हाट्सएप का भी पैसा लगता है क्या? द करेक्ट आंसर इज एलिमेंट। तुक्का हर बात थोड़ी सही लगेगा बेटा। चलो ओके, हियर आई वुड लाइक टू एंड दिस क्लास। एक दो क्वेश्चंस और हैं, बट अगेन वी आर अप विद द टाइम। हो जाएगा आज प्रोवाइड, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू मे लीव द क्लास। कल वी विल स्टार्ट विद समथिंग एल्स, ठीक है, ओके।